हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे मेरे प्यारे बच्चे, उसके आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखिए क्या बोलता है। 5th नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये 2 नंबर का सवाल है और ये बहुत प्यारा सा सवाल है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं, जरा समझें। देखिए प्यारे बच्चे, जो आपने ये चैप्टर पढ़ा उसमें हम वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार से ज्ञात करते बेटा। वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, जिसको हम डिनोट करते हैं, ये हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत प्यार से समझेंगे, बिल्कुल समझो, तैयार हुई हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। मन के सच्चे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे। जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं आपके इस चैप्टर में, ठीक है। पहला क्या होता है, परिभाषा के अनुसार। वैद्युत फ्लक्स की जब परिभाषा दी गई उसके अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र निकला था, जो ज्ञात किया गया था, वो क्या था, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, आपका क्या होता है बेटा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बिल्कुल तैयार कर लीजिए, भूलना नहीं है आपको। पहला पहला तरीका क्या बेटा, परिभाषा के अनुसार। किसकी परिभाषा के अनुसार, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। क्या सूत्र होता है बेटा, फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्या होता है बेटा, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्या क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा होता है बेटा, गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार बेटा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम वैद्युत फ्लक्स को हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक परिभाषा के अनुसार बेटा और एक गॉस की प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पर दोनों बातें ध्यान से समझिए, और आज इन्हीं पर दोनों क्वेश्चन है, दो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, 2 डेरिवेशन है एक प्रकार से, और दोनों इसी पर आधारित हैं। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपसे कहता हूं, यदि पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। वैद्युत फ्लक्स ये क्या होता है, ये हमने पीछे आपको बता रखा है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम 2 प्रकार से ज्ञात करते बेटा है। पहला क्या है, परिभाषा के अकॉर्डिंग, दूसरा गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब परिभाषा के अनुसार सूत्र क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, बिल्कुल तैयार कर लीजिए पहला वाला सूत्र। चलिए फटाफट तैयार कर लीजिए। परिभाषा के अनुसार सूत्र क्या होता है, परिभाषा के अनुसार सूत्र होता है बेटा, फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्लियर? दूसरी चीज आ जाइए, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना बेटा, गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए कार्य करती है। किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों है। अब बस ये दोनों ज्ञात कर लेते हैं। जब भी कभी गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यंजक आपको निकालना है, कोई डेरिवेशन करना है, तो पहले परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स निकालिए, फिर गॉस की प्रमेय के अनुसार निकालिए। चूंकि इनके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे बेटा, बराबर बराबर कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। चलिए अब इसी को हम लागू करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट था आज का मेरे प्यारे बच्चे। अब शुरुआत करते हैं, बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। गॉस के नियम की सहायता से हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, बिंदु आवेश जो बिंदु रूपी है, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, इसका नाम बेटा दे दिया ओ, और यहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया प्लस क्यू। सारी स्टडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर की जाती है, धनावेश पर की जाती है। ये हो गया। अब यहां से मान लो ये आर दूरी है बेटा, और आर दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया है पी, और इस पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका डेरिवेशन है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। हेडिंग में क्या डालेंगे बेटा,
बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, इस बात को ध्यान देने कि आपने हेडिंग डाल दिया, अब इस क्वेश्चन को पहले समझा जाए। ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश से, तो यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु का नाम क्या दे दिया, ओ बेटा, यहां पर हमने आवेश क्या रख दिया, प्लस क्यू। इस आवेश से कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वो भी किस नियम से ज्ञात करनी, गॉस के नियम से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, माना किसी बिंदु ओ पर, माना किसी बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा है। ठीक है, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, बताइए। माना किसी बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे बेटा, माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है या स्थित है, बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से समझेंगे, सीख लेंगे। क्या बोलोगे, माना किसी बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा गया है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लोग भाषा में लिख देंगे, माना किसी बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। ठीक, यहां पर हमने बता दिया। अब बिंदु ओ से कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा आपने लिख दिया। एक बार फिर से समझे बेटा, क्या लिखोगे, माना बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, अपने आप से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, अब यहां पर हम कूलाम का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन कूलाम का नियम लगाना नहीं है, हमें किसका नियम लगाना बेटा, गॉस का नियम। तो यहां पर आप क्या करते हैं, हमने बताया था जो गॉस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो अब यहां पर तो कोई बंद पृष्ठ है नहीं, तो हम लोग बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे बेटा। मान लेते हैं ये जो एक बंद पृष्ठ हमने ऐसे बना लिया इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये बंद पृष्ठ कहां से होकर जा रहा है, देखो तो बिंदु पी से होकर जा रहा है। ठीक है, ये बेटा कहां से होकर जा रहा है, देखो बिंदु पी से पास हो रहा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या बेटा कितनी है, आर है, और ये एक गोलाकार पृष्ठ है। ये कैसा है, गोलाकार, ये चारों ओर होगा ना, गोली होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसमें भाषा, जरा समझे। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बेटा क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या का, कहां से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलाकार बंद पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक, या
मान लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो क्या बोलेंगे, और जिस बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा गॉसियन पृष्ठ। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जिस बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है उसको बेटा क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो आप इसको गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बोलो क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कितनी त्रिज्या का बेटा, R त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो यही बात यहां पर हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा, लाइन छोड़ के लिखेंगे, बिंदु P पर क्या ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेटा कितनी त्रिज्या का, R त्रिज्या का। अब देखिए कहां से ये होकर जा रहा है, बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला एक किस आकार का बेटा, गोलाकार। इस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक, अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, पूरी भाषा को एक बार में तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या है आपकी, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझे, क्या बोलोगे, माना बिंदु O पर, बेटा क्या लिखोगे, माना बिंदु O पर कोई आवेश, कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इतना हो जाने के बाद में अब प्यारे बच्चे हमने आपको बताया था, ये भाषा लिख लिया। अब जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा वो दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, दूसरा गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो जो परिभाषा के अनुसार सूत्र होता है उसका क्या होता है बेटा, समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। बेटा बहुत ध्यान से समझना, तो हमको यहां पर देखिए dA क्या होता है, A तो होता है क्षेत्रफल और D सूक्ष्म के लिए लगता है। तो छोटे क्षेत्रफल ये है, छोटे क्षेत्रफल को कहेंगे लघु, लघु माने होता है छोटा, और क्षेत्रफल हो गया, और टुकड़े को कहेंगे बेटा अवयव। तो ये dA क्या है बेटा, लघु क्षेत्रफल अवयव है। तो इसको मानना पड़ेगा हमें, और एक वैद्युत क्षेत्र हमको जनरेट करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु P है यहां पर हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं ऐसे, ये हमने टुकड़ा ले लिया। अब यहीं पर ध्यान देना बेटा, हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वैसे तो ये बहुत बड़ा गोला है लेकिन यहाँ पर हमने छोटा टुकड़ा ले लिया। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बेटा किससे लिखते हैं, A से, और छोटे के लिए क्या लगा देंगे, D। तो इसका क्षेत्रफल माना जाएगा बेटा dA। तो इसको हम dA क्या बोलेंगे, बोलो, लघु क्षेत्रफल अवयव dA। लघु माने छोटा, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल, अवयव माने टुकड़ा। मतलब ये जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल था उसमें से हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल का टुकड़ा ले लिया हमने। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो एरिया वेक्टर होता है अगर इसका हम वेक्टर बनाएंगे तो जो क्षेत्रफल का जो वेक्टर होता है प्यारे बच्चे वो हमेशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे ये बोर्ड है
तो ये बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसके लंबवत बिल्कुल सामने ऐसे जाएगा ये। ठीक, फर्श का कहां जाएगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा। छत का कहां जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ऐसे नीचे की ओर। क्लियर हो गया। हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। आप एक मिनट रुक जाइए। चलिए हम अपने मोबाइल की सहायता से आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये इसका सरफेस है, इसका ये एरिया हो गया, ये सरफेस का एरिया। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जाएगा, हमेशा लंबवत जाएगा, ऐसे। ये लंबवत। अगर इसको हम ऐसे कर दें बेटा, ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। ये ऐसे कर देंगे तो किधर जाएगा, ऐसे लंबवत इस साइड में चला जाएगा। अगर इसको हम ऐसे कर दें तब किधर जाएगा, ये इस तरीके से। बात जान पाए कि नहीं, हमेशा लंबवत होता है। लेकिन अगर यहां पर अगर देखेंगे ये, तो यहां पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसका वेक्टर किधर जाएगा, लंबवत ऐसे जाएगा। ये वेक्टर है बेटा, वेक्टर, वेक्टर में दिशा होती है। ठीक है, तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर जो जाएगा इस वाले क्षेत्रफल का, यहां से यहां तक जाएगा, ऐसे लंबवत जाएगा बाहर की ओर। अच्छा यहां पर देखिए वो बात हो गई। दूसरी बात देखिए, ये जो आवेश है बेटा, ये क्या है, आवेश। आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बेटा किधर होता है, बाहर की ओर। तो ये वाला जो आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा वो किधर की ओर करेगा बेटा, बाहर की ओर करेगा, ऐसे। वैद्युत क्षेत्र को इससे लिखते हैं। अब देखो यहां पर देखोगे बिंदु पी पर वेक्टर डीए और वेक्टर ई दोनों एक साइड में है, और जब सेम साइड में होते हैं तो बीच का जो कोण बनता है बेटा वो जीरो बनता है। बीच का कोण कितना बनता है, जीरो। तो बस यहीं पर आपको समझना है। तो यहां पर हम लोग भाषा में क्या लिखेंगे बच्चे, भाषा में क्या लिखेंगे, माना बिंदु पी के चारों ओर, माना बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है। माना बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव बेटा क्या है, डीए है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, यदि बिंदु पी के चारों ओर चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव अवयव डी ए हो, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो, तब अब किसके अनुसार निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। किसके अनुसार बेटा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। ये जो गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, फाई ई, सूत्र होता है समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ठीक, मेरे प्यारे बच्चे ये सीख लेना, इसी जैसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। वैसे ही अगर यहां पर देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों क्या हैं, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कोण कितना बनना है बेटा, जीरो। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, चूंकि बिंदु पी पर वेक्टर ई व वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में है,
अब जब एक ही दिशा में होते हैं तो कोण बेटा कितना बनता है, 0, अर्थात थीटा बराबर बेटा हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। तब मान क्या रखेंगे, तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, समाकलन ई, क्या लिखा था बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए हो गया और थीटा की जगह पर बेटा क्या लिख देंगे, 0, कॉस 0 हो गया। और cos 0 का मान क्या होता है, 1। अब एक बात और बता दे, जो नियत मान होता है जिसका मान बदलता नहीं वो बाहर चला जाता है। अब बताइए ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये किसके कारण जनरेट होता, आवेश के कारण। क्या आवेश का मान घट रहा है, नहीं। क्या आवेश का मान बढ़ रहा है, नहीं। इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए नियत रहेगा। और जो चीज नियत रहेगी वो बेटा कहां जाएगी, बाहर। तो ई कहां चला जाएगा, बाहर। समाकलन डी ए और cos 0 का मान बेटा 1, फाई ई, ये हो गया ई, और इसकी गुणा 1 से होगी तो आ जाएगा बेटा डी ए। अब यहां पर बच्चे समझो, अब समाकलन डीए इसका मतलब क्या हो गया, समाकलन का मतलब संपूर्ण और डीए मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का संपूर्ण कितना होगा या संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। हम काम करें गॉसियन पृष्ठ पर, तो इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो गोलाकार है ना बेटा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है बेटा, 4πr²। ठीक है, ध्यान दे, समाकलन का मतलब संपूर्ण, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, अर्थात गोले का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4πr²। अब ये वैल्यू रख देंगे बेटा। अब फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान दें, ये ई लिखा है, ई लिख देंगे और इसकी जगह पर बेटा क्या लिख देंगे, समाकलन डीए की जगह क्या लिख देंगे, 4πr²। और समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, अब देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, गॉस की प्रमेय से बेटा क्या होता है, गॉस की प्रमेय से बेटा होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब इनके देखिए एलएचएस क्या है, बराबर, तो आरएचएस भी बेटा क्या होंगे, बराबर। तो यहां क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से बराबर करिए। इसका आरएचएस कितना बेटा, ई इंटू 4πr², और इसका कितना बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई लिखा, ई लिख दो, ध्यान से समझना। अब यहां पर हम एक मान सकते हैं, 4π इधर गुड़े में तो इधर जाएगा तो बेटा बटे में, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी बटे में था। ऊपर क्या लिखा है, क्यू, r² गुड़े में था, इधर आया तो बटे में हो गया। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या आ गया बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, थोड़ी सी भाषा लिखनी है, थोड़ा सा आपको काम करना, थोड़ी सी मेहनत करना, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जब जानो तो एक एक बात को जानो कि ये कैसे आया, कहां से आया, रटना नहीं है, समझना है। अब 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप से प्रैक्टिस में, लैंग्वेज तो भाई प्रैक्टिस में आने लाना पड़ेगा आपको। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, ये रट करके कभी भी याद नहीं रहते बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां से है आपका लिख दिया गया, ये 2 नंबर में क्वेश्चन था आपका, ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो गया डायग्राम भी और ये भी है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1 पेज में आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे से हट जाते बेटा हैं फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया आपका। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब इसमें एक चीज और हम करने जा रहे हैं। अगर ये आता है आपका केवल बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कह देता है, तब तो ठीक है, यहां तक कर लेंगे। अगर इसके साथ में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, गॉस के नियम की सहायता से, यहां से देखिए, यहां से थोड़ा टर्न कर लेगा, कूलाम के नियम का
निगमन कीजिए। ठीक। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर तुमसे कह देता है गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, अब अगर ये जोड़ देता है तो आपको ये पूरा का पूरा करना है, पहले पूरा का पूरा यहां तक करना, बस एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। क्या क्या स्टेप बढ़ जाएगा जरा समझो। सपोज करिए यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र आपने तो निकाल ही लिया है, अगर यहां पर हमने धन परीक्षण आवेश रख दें, क्या रखते बेटा, धन परीक्षण आवेश, तब इस पर देखिए वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश पर बल लगाता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, और वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल सूत्र होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, और धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा बेटा क्यू नॉट ई। इतना स्टेप आपको बढ़ाना। देखिए तो यहां पर हम पहले धन परीक्षण आवेश रखेंगे बिंदु पी पर, तो एक लाइन आपको इसमें और बढ़ानी पड़ जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अगर कूलाम के नियम का कहता है तो आपको एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, यदि बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित हो, तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश पर बल लगाता है, और बल का सूत्र अभी हमने बताया बेटा क्या होता है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे बेटा, ये आवेश हो गया, और वैद्युत क्षेत्र का मान बेटा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आप देखोगे एफ बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की गुणा क्यू नॉट से हो जाएगी बेटा, बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन। अब बताइए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है नियतांक Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। नियतांक पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी, वही तो लिखा है पहला आवेश दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग, और ये नियतांक लिखा है, तो यही तो सिमिलर बिल्कुल ऐसे है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यही कूलाम का नियम है। क्या लिख देंगे बेटा, यही कूलाम का नियम है। बस इतनी सी लाइन आपको बढ़ानी पड़ेगी। यदि कूलाम के नियम का निगमन कहता है तो आपको ये इतना पार्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 लाइन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि कूलाम के नियम का निगमन कहेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको इसके आगे इतना और पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे वाले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक की, और आपको ये सिखाया जा रहा है तो पूरा का पूरा सीख लीजिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 2 डेरिवेशन है, आपको हमने पहला वाला करा दिया, पहले वाले जैसा ही दूसरा होगा, बस थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। होता क्या है, क्या लिखा गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। ठीक है, पूछा गया क्या संबंध है, सिर्फ संबंध पूछा गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संबंध स्थापित करने के लिए यदि कह देता, ध्यान से समझना बेटा, तो आपको संबंध स्थापित करना पड़ता। बात समझे कि नहीं। और अगर नहीं पूछ रहा है, स्थापित करने के लिए नहीं कह रहा है, तो क्या संबंध है, क्या लिखना है, बस उतना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पहला पार्ट जो है, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध।
प्यारे बच्चे संबंध क्या होता है यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम दो तरीके से भी लिखते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये संबंध होता है आपका। जहां डेल्टा वी क्या बेटा, विभवांतर, विभवांतर है, और डेल्टा एक्स बेटा क्या है, दूरी। ये क्या है, दूरी। ठीक है, और ई आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप ये आपका आपने डेरिवेशन कर रखा होगा, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर में है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, उसी के आधार पर ये पूछा गया है। और कभी कभी बच्चे ये भी लिख देते हैं कि इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, ई लिखा है तो ई लिख दिया जाता है, और विभवांतर की जगह नॉर्मल वी लिख दिया जाता है, बटे दूरी की जगह डी लिख दिया जाता है, और यहाँ पर जो माइनस है वो नहीं लगाया जाता। तो एक यहाँ पर ये भी सूत्र आपका देखने को मिलता है, ई बराबर वी अपान डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी, लेकिन करेक्ट आपका ये माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इतना बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपना डेरिवेशन का है, आपका ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये आपका हो गया। बस इसमें इतना ही आपको लिखना था, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अगर ये कह देता सिद्ध करने के लिए कह देता तो आपको सिद्ध करना पड़ता, लेकिन यहाँ सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया, खाली पूछा है क्या संबंध है, तो आपको सिर्फ संबंध लिखना है। अगर कहता स्थापित करके दिखाइए, तब स्थापित करने की मजबूरी पड़ जाती, तब आप इसको स्थापित करके दिखाते। लेकिन प्यारे बच्चे ये पहला पार्ट हो गया। अगला देखिए, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा पार्ट फिर करते हैं। हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें देखिए, ये 2 नंबर में भी दे सकता है और 1 नंबर में भी। अगर ये 2 नंबर में होगा तो ये 3 नंबर में होगा, अगर 1 नंबर में चेक करेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कर भी सकता है। चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या कहता है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर क्या है बेटा, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। क्या लिखेंगे बेटा, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आप ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हो और हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये आपने हेडिंग डाल दिया, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने बेटा क्या करा, हेडिंग डाल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना, ये आपने हेडिंग डाल दिया। अब यहां पर एक तार लेना है, ये हमने एक बेटा तार ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, हालांकि इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो यहाँ पर हमने एक तार ले लिया जिसकी लंबाई अनंत है, और यहाँ पर हमने आवेश दे दिया, और आवेश बेटा कौन सा देंगे, पॉजिटिव आवेश देंगे, क्योंकि हम लोग स्टडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर ही करते हैं। ये देखिए, ये दे दिया। अब इसके निकट मान लो कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु हमने ले लेना है पी, और इस पी पर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही बात इस पे हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे बेटा बताओ, माना एक अनंत लंबाई का, क्या बोलोगे बेटा, माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। क्या बोलोगे बेटा, माना एक कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का, आवेशित है या नहीं है, तो आवेशित है।
आवेशित तार के निकट क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर पहले आपको क्या मेंशन करना है जरा समझो। माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। इस तार के निकट r दूरी पर, इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या है बोलो बेटा। माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई का कैसे आवेशित, एक समान आवेशित सीधा तार है। इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। माना कितने तार है बेटा, एक कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। ठीक, इस तार के निकट कितनी दूरी पर बेटा, तो लिख देंगे इस तार के निकट कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे। माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहां तक तो आप कर लोगे, ठीक है। अब आपको हमने बताया था, यहां पर देखिए प्रश्न में देखिए किस नियम से ज्ञात करना है, गॉस के नियम से। बेटा गॉस का नियम किसके लिए लगता है, बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो यहां पर बंद पृष्ठ नहीं है तो बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, किसके चारों ओर की है, हमने तार के चारों ओर की है। ये बंद पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे बेटा, चार के चारों ओर करेंगे। और ये किस आकार का आपको दिख रहा है बेटा, बेलनाकार। किस आकार का दिख रहा है बेटा, बेलनाकार है। और जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करते उसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी बेटा। मान लो लंबाई बेटा कितनी है, l। ध्यान से समझना, इसकी लंबाई बेटा कितनी है, l। तो बहुत प्यार से समझने का प्रयास करना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ऐसा सब क्यों कर रहे हो भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कितनी त्रिज्या का, r त्रिज्या का। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या का। और ये कहां से होकर पृष्ठ जा रहा, देखो ये पृष्ठ आप जब देखोगे तो बिंदु P से ही तो ये पास हो रहा है, से बिंदु P से। तो क्या बोलोगे, r त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो एक बार फिर से समझे बेटा, क्या लिखोगे बताइए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला, r त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसकी लंबाई बेटा क्या है, स्मॉल l है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो यहां पर यह भी भाषा लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे,
बिंदु P पर क्या ज्ञात करने के लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेटा कितनी त्रिज्या का? R त्रिज्या का। R त्रिज्या का कहां से होकर जाने वाला? बिंदु P से होकर जाने वाला किस आकार का? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। जिसकी लंबाई स्मॉल एल, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक, फिर से एक बार हमने पूरी भाषा को समझ ले मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे बताइए? माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फिर उसके बाद ज्ञात करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है वो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कितनी त्रिज्या का? R त्रिज्या का एक बेलनाकार, सॉरी R त्रिज्या का बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब देखिए, इतनी भाषा लिखने के बाद हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला परिभाषा के अनुसार, दूसरा गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो अब दोनों प्रकार से सबसे पहले परिभाषा के अनुसार ज्ञात करेंगे बेटा। आप परिभाषा के अनुसार जैसे ज्ञात करती हैं, ध्यान से समझना। तो सूत्र होता है बेटा फाई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो डी ए क्या है बेटा? लघु क्षेत्रफल अवयव, ये मानना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम बिंदु पी लेते हैं और बिंदु पी के जो चारों ओर है छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, डी ए। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अभी हमने पिछले वाले डेरिवेशन बताया था, लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, इस पर आवेश आपका कितना था? इस पर आवेश आपका तो प्लस वाला था, और आवेश जो धनावेश होता है वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर जनरेट करता है? बाहर की ओर। और क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता बेटा है। ठीक, आप देखोगे चूंकि ये है तो इसके लंबवत ही ऐसे ही जाएगा। अब दोनों सेम साइड में, इसलिए थीटा का मान बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बस यही भाषा आपको लिखनी है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान से समझना। जो आपने पिछले लिखा था क्या लिखेंगे? यदि, या माना करके लिख लो। माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव बेटा क्या है? डीए, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। वैद्युत क्षेत्र बेटा कितना है? वेक्टर ई है। तब किसके अनुसार? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। वैद्युत फ्लक्स की किसके अनुसार बेटा? परिभाषा के अनुसार। गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स। अब गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है बेटा, फाई ई समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अभी हमने आपको सिखाया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा बेटा, जैसे पिछले वाले में किया था, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चे ये बताइए, वेक्टर ई और वेक्टर ए डी ए दोनों क्या है, सेम साइड में, इसलिए थीटा का मान क्या, 0। इसलिए यहां पर मेंशन कर देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि बिल्कुल सेम है वैसे ही बिंदु P पर वेक्टर ई व वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 0। तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए और कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 0। देखिए क्या लिखा था, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 0। चलिए अब हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र जो जनरेट करता है वो आवेश करता है, तो यहाँ पर हमने यहाँ ना आवेश घटाया है ना बढ़ाया, इसलिए वैद्युत क्षेत्र ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा इसका मतलब नियत रहेगा, और जो चीज ना घटती ना बढ़ती नियत रहती वो कहाँ चली जाती बेटा, बाहर, वो समाकलन के हो जाएगी बाहर। बचेगा समाकलन डी ए कॉस 0 का मान बेटा 1। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे हो जाएगा ई समाकलन डीए, जब 1 से गुणा करेंगे केवल डी आएगा। और अभी हमने बताया था समाकलन डीए का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब हो गया संपूर्ण, और डीए का मतलब क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब उसमें गोला था तो गोले का क्षेत्रफल लगा दिया था, यहाँ बेलन है बेटा। अब देखो जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो इधर ऐसे गुजरेंगी, इधर ऐसे गुजरेंगी, ऊपर थोड़ी ना गुजरने लगेंगी। और अगर मान लो सपोज कर, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो, तो इधर एरिया वेक्टर इनके बीच 90 डिग्री बनेगा, तब भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना बेटा, जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो इसी पृष्ठ से तो होकर गुजरेंगी, और ये पृष्ठ क्या कहलाता है बेटा, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या कहलाता है, ये वाला पृष्ठ कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो इसी से तो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वक्र पृष्ठ से गुजर रही हैं, और वक्र पृष्ठ का बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर एच, एच की जगह एल लिखेंगे क्योंकि हमने ऊंचाई क्या मानी है, एल मानी है। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर एल। अब ये वैल्यू उसमें रख देंगे, तब फाई ई और यहां पर बेटा क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल, और समीकरण नंबर बेटा 1। अब किसके अनुसार निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से। बेटा गॉस की प्रमेय से क्या होता है, अब यहां पर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आप अगर एक लाइन लिखना चाहो तो यहां पर ध्यान दें, ये जो तार है, ये तार की लंबाई बेटा कितनी है, अनंत है। तार की लंबाई कितनी है, अनंत। ध्यान दीजिएगा, तो इस पर आवेश भी तो अनंत होगा, लेकिन हमें पूरा आवेश नहीं लेना है। ये जो गॉसियन पृष्ठ यहां से यहां तक है, इतनी दूरी में मान लो आवेश कितना घिर रहा है, क्यू। यहां से यहां तक की आवेश कितना बेटा, क्यू। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना हो, क्यू। मतलब घिरे हुए को बोलते हैं परिबद्ध। तो क्या बोलेंगे, यदि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू हो तब, ये लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, यदि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू हो, तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से बेटा क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब यहां पर एक बात और समझो, मान लो बेटा, ध्यान दें, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हमने मानी है एल, और एल लंबाई पर कितना आवेश है क्यू। ध्यान से समझेंगे बेटा, एल लंबाई पर आवेश कितना है क्यू, तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा क्यू अपान एल, एल बट्टे में चला जाएगा। तो याद रखना, एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो रेखीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, क्यू अपान एल। बेटा क्या होता है, क्यू अपान एल। चूंकि तार के आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो बेटा, लेमडा, लेमडा से लिखते हैं रेखीय घनत्व को, और इसका सूत्र भी हमने बताया क्या होता है बेटा, क्यू अपान एल। यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बराबर बेटा क्या आ जाएगा, लेमडा एल आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें रखेंगे, जब इसमें रख देंगे यहां पर, तब बेटा फाई ई का मान कितना हो जाएगा, देखिए फाई ई, और जहां क्यू लिखा वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, लेमडा एल, और बट्टे में बेटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, एक और दो बन गए, एक परिभाषा के अनुसार, एक गॉस की प्रमेय के अनुसार। अब इनके एलएचएस क्या है, बराबर, तो आरएचएस भी क्या होंगे बेटा, बराबर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से बराबर करिए। इसका क्या है, ई इंटू 2πRL, क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू 2πRL। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 1 मान लो, 2 पाई गुड़े में तो इधर आ जाएगा बटे में, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी बटे में है, ऊपर क्या बचा, लेमडा, और नीचे यहाँ पर आर देखिए गुड़े में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में लेमडा आर। अगर हम ऊपर नीचे से 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें और ऊपर भी कर दें, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना। पहले हमने नीचे किया तो 2 दूना 4 हो जाएगा बेटा, नीचे हमने 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 लेमडा अपान आर हो जाएगा। तो ये भी सूत्र आपका है, क्योंकि इसका नियतांक का मान हमको पता है इसलिए हमने इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, हो गया। ठीक है, उसके आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, हो गया। ठीक, उसके आगे स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया ना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आज हमने 2 डेरिवेशन कराए, और इन दोनों डेरिवेशन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे बाय बाय।